हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न क्लास 12 से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 ईंट, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहर। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश की बनी होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेल खड़ी। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हड़प्पा। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र अथवा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंट सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण लगभग डैश ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2600 और 1900। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। दूसरा है, बाजरे के दाने हरियाणा के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। दूसरा है, कालीबंगा में जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित है। तीसरा है, कालीबंगा पर जोते गए खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि उनमें एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। तीसरा है, अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इससे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहरों के सड़कों तथा गलियां एक दूसरे को डैश पर काटती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समकोण पर। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों और गलियां एक दूसरे को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा बस्तियों में पश्चिमी भाग डैश था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटा लेकिन उच्चतर। हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 700। हर घर का ईंटों से फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की गलियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में दुर्ग का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता का आवासीय भवन। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरातत्विक सभ्यता के किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समाधान। पुरातत्विद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के समाधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। दूसरा है, इस सभ्यता के कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण के मिले हैं जो यह संकेत देते हैं कि इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जाता था।
तीसरा है, इस सभ्यता में सिर्फ पुरुषों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। उपर्युक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन असत्य है। पहला और दूसरा कथन सही दिया हुआ है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंट की चिकनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 1980 के दशक के मध्य शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद किस प्रकार की वस्तुओं को सामान्यतः 2 प्रमुख वर्गों में बांटते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपयोगी और विलास की वस्तुएं। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रोजमर्रा के उपयोग की श्रेणी में आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चक्कियाँ, ग्राइंडिंग स्टोन। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद कब किसी वस्तु को कीमती मानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जब वह दुर्लभ या महंगी हो या जटिल तकनीकों से बनी हो। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। अगला प्रश्न है, फायंस बनाने में मुख्यतः किन सामग्रियों का मिश्रण होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ का। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध हो अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायंस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। अगला प्रश्न है, फायंस से बनी छोटी पात्रों को कीमती क्यों माना जाता था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फुयांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं किस प्रकार के स्थलों पर अधिक मिलती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बड़ी बस्तियों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों से मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनमें सभी त्रिभुजाकार, गोलाकार और चौकोर। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इसमें कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। दूसरा है, इनका वितरण बड़ी और छोटी दोनों बस्तियों में समान रूप से मिलता है। तीसरा है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त कुछ कच्चा माल स्थानीय था जबकि कुछ दूरस्थ क्षेत्रों से आयात किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सीलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे
जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। इनका वितरण बड़ी और छोटी दोनों बस्तियों में समान रूप से मिलता है। कुछ वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। अगला प्रश्न है, मनके बनाने की तकनीक में कौन सी प्रक्रिया शामिल थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सेल खड़ी का चूर्ण बनाकर साँचे में डालने के बाद बारीक छिद्र करके अंतिम रूप दिया जाता था। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल कैसे प्राप्त किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नदी मार्गों व तटीय मार्गों द्वारा दूर दराज क्षेत्रों से भी कच्चा माल मंगाया जाता था। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से नागेश्वर और बालाकोट हड़प्पा वासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, जिसके लिए उन्होंने बस्तियां स्थापित की। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल, जो कार्निलियन सेल खड़ी के स्रोतों के निकट स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है, क्योंकि ये शिल्प उत्पादन की प्रक्रियाओं तथा स्थलों का प्रमाण देते हैं। दूसरा है, शिल्प उत्पादन में कच्चे माल का प्रयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। तीसरा है, शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल राजा द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन असत्य है। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि
कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक हैं। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मर्तबान की विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसकी मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती थी। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः ओमानी तांबे का उपयोग किसके लिए करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनिमय के लिए। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। अगला प्रश्न है, मेलुहा संभवतः किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पाई क्षेत्र। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान और मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। नामक क्षेत्रों के संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त उत्पादों का उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामियाई मिथक में किस पक्षी का उल्लेख है कि जिसकी आवाज़ राजा के महल में सुनी जाने की बात कही गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाजा पक्षी। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।